बेहद शुक्रगुजार और श्रोताओं की मोहब्बत का कर्जदार मैं निखिल व्यास। आप सभी सुनने और चाहने वालों को मैं प्रणाम करता हूं। आज पॉडकास्ट का मुद्दा पानी है और पानी पर इस बार बात करूं तो शबाब का लिखा जहन में आता है। शबाब कहते हैं कि दूर तलक फैला हुआ पानी ही पानी हर तरफ, कि दूर तलक फैला हुआ पानी ही पानी हर तरफ, अब के बादल ने बहुत की मेहरबानी हर तरफ। खबरनवीसों से ये पुख्ता खबर है कि जवाई बांध अपना जल स्तर 55 फीट पार कर चुका है। रीत भी और नीति भी कि अब इस जल का बंटवारा होगा। वैसे बंटवारा कभी भी सही हुआ भी नहीं, अब जल का बंटवारा होना है, क्योंकि ये जिम्मेदारी से होता नहीं, इसलिए तकलीफ है। पानी को लेकर नेताओं की खामोशी और पंचायती भी एक विषय है जिस पर फिर कभी चर्चा करूंगा। फिलवक्त आज मेरे साथ दो युवा अधिवक्ता हैं जिन्होंने पानी के बंटवारे से पहले जल बंटवारा समिति के अध्यक्ष संभागीय आयुक्त के नाम अतिरिक्त संभागीय आयुक्त हरकुल सिंह यादव को एक पत्र सौंपा है। उनका पत्र राज्य की जल नीति पर आधारित है। ये चिंता अकेले पाली को लेकर नहीं, बल्कि जालोर सिरोही के लाखों लोगों को लेकर है। जनता के चुनिंदा रहनुमा खामोश हैं, लेकिन आज पॉडकास्ट पर ये दो युवा अधिवक्ता इस चिंता को लेकर मेरे साथ इस वक्त ऑडियो लाइन पर जुड़ चुके हैं। मैं तमाम श्रोताओं से इनका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ पाली से युवा अधिवक्ता रुपेश बिस्सा है। रुपेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे पॉडकास्ट पर। जी धन्यवाद। हमारे दूसरे जो मेहमान हैं वो मेरे नाम से और मेरे सरनाम से ही हैं। पाली से युवा अधिवक्ता है निखिल व्यास। निखिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत आभार आपका। ये निखिल जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि जवाई अच्छी बारिश हुई है, जैसा कि हमने कहा है कि इस बार जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा रहा, कि अब के बादल ने बहुत मेहरबानी की, जवाई बांध में पानी आया। पानी चूंकि बंटवारा होगा, आपकी चिंता कहाँ से शुरू होती है? हमारी चिंता शुरू होती है जवाई बांध के बंटवारे के बाद का जो इतिहास रहा है अब तक। जी हर बार होता यह है कि केवल एक दबाव की राजनीति के तहत ये बंटवारा किया जाता है। जी, हमारा कोई बैर नहीं है सुमेरपुर क्षेत्र के किसान भाइयों से, लेकिन होता यह है कि अमूमन हर बार वहाँ से किसान आकर और यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद प्रशासन पर एक दबाव बनता है और ये बंटवारा किया जाता है। जी, और उसमें एक समस्या ये भी है कि केवल और केवल जो कमान क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है वो इस समिति के हिस्सेदार हैं। जी, उसके कारण से जो पेयजल उपभोक्ता है उनकी बात रखने वाला वहां पर समिति में कोई नहीं हो पाता, और ये वजह होती है कि पेयजल उपभोक्ता हर बार ठगा जाता है। जी, पीएचडी ने अपना कोई जल स्रोत बड़ा जिस पर ये पानी को एकत्रित कर सके वैसा कोई डेवलप किया नहीं। जी, सारी उपलब्धता ये इनकी जो निर्भर कर रही है वो कर रही है इरिगेशन डिपार्टमेंट पर। जी, और यही सबसे बड़ी वजह हो जाती है कि जब इनका पीएचडी का कोई खुद का स्रोत नहीं है जी, तो वो पानी लेते हैं इनसे, और उस पर फिर बंटवारा किसानों की कहते हैं, उनका भी कहना जायज है कि भाई हमारा हक है और उनको पानी मिलना चाहिए, हम इसमें भी सहमत है। जी, और इसलिए हमने केवल ये डिमांड की कि अब जो दवाई पुनर्भरण योजना मूर्त रूप लेने में कुछ समय है, जी, तब तक के लिए 2 वर्ष तक का पेयजल हर बार रिजर्व कर दिया जाए, ताकि जो एकदम अकाल वाली स्थिति बनती है यदि बन जाए, जी, उस स्थिति में मनुष्य से लेकर पशु तक सभी पानी को लेकर बहुत दुखी होता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वो संघर्ष की स्थिति टल सके, इसलिए हमने ये निवेदन किया है तो भाई ये चीज अगर प्रशासन ध्यान रखे तो शायद हो सकता है वो जो संभावित स्थिति बनती है जी, उससे पाली की जनता को निजात मिले। जी। रुपेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि आपने पूरा जो पत्र लिखा है वो राज्य की जल नीति को आपने आधार बनाकर लिखा है, हम श्रोताओं को थोड़ा आपके द्वारा ये बताना चाहेंगे कि आखिर ये जल नीति पर आपका जो पूरा खत है उसका बेस बता दीजिए कि जल नीति किस तरह से आप निर्धारित करती हैं इस चीजों को। जल नीति जो बनाई गई है उसमें सर्वप्रथम जो प्राथमिकता दी गई है वो पेयजल को दी गई है। जी, क्योंकि ये माना गया है कि मनुष्य के लिए पानी ही है, अगर पानी नहीं है तो जीवन नहीं है। जी, तो जब जीवन को बचाने के लिए पानी की आवश्यकता है तो राज्य जल नीति जब बनाई गई तो उसमें भी इसे 1 नंबर वरीयता दी गई। जी, कृषि जो है वह 4 नंबर वरीयता पर आती है। जी, हम ये नहीं कह रहे हैं, जैसे निखिल जी ने कहा कि सही है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि कोई पानी के अभाव में व्यक्ति तड़प तड़प कर ना मरे, कोई जीव जंतु तड़प तड़प कर ना मरे। क्योंकि वो जो जवाई बांध है उसमें बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे जंतु हैं, मगरमच्छ है
जो पानी के बिना मछलियां हैं, जो पानी के बिना उनका जीवन नहीं रह सकता, जी तो 2 साल तक का पानी अगर आरक्षित रखा जाता है जी। तो आपातकाल में उस पानी को उपयोग में लिया जा सकेगा। तो आपको जब जैसे जवाई बांध में पानी बताते हैं 55 फीट पार हो गया है, तो वहीं पानी जब पार हुआ है 55 फीट, तो एक तरफ तो खुशी की बात है कि जवाई में पानी आया है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। तो आपको चिंता किसको लेकर है कि क्या फिर ये बंटवारा पानी का जो होगा, जल बंटवारा जो होगा, उस पर फिर कहीं न कहीं राजनीति होगी? जी, इसके अंदर जब हमने अभी पहले की जो समितियों की बैठक हुई है, जी। उसकी कार्रवाई का हम बैठ के दोनों, मैं और निखिल जी एक बार चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ देखी है कि एक बार तय हो जाता है कि जी। पेयजल के लिए इतना पानी चाहिए, जी उसके बाद में भी पानी बच जाता है। तो जब बच जाता है तो किसान फिर वापस दूसरी पान, तीसरी पान के लिए मांग करते हैं, जी और उस स्थिति में ये होता है कि जो पेयजल है वो पूरा की पूरा खत्म हो जाता है। जी। निखिल तो जी, आप हमारी बता रहे चिंता थे केवल कि जैसे निखिल जी, मेरा आपसे सवाल है, आप बता रहे थे कि कमांड एरिया और जो दूसरा जो एरिया उस पे बात कर रहे हैं, आप बता रहे थे कि एक समिति बनी है, उन समिति में उन लोगों को लिया ही नहीं है जिनको लिया जाना चाहिए था। उस पर जरा वो भी आप बता दीजिए कि क्या किस तरह से? जी, ये 2002 में एक एक्ट बना था जिसके अंदर जो हम ये जो बांध रहे हैं उनका जो जल बंटवारा किस कृषि के लिए होना है, सिंचाई के लिए, जी उनको लेकर एक एक्ट बना हुआ है। उसके अंदर संभा के उसके अध्यक्ष होंगे, ये उस एक्ट में लिखा हुआ है। जी और उसके अंदर कौन कौन सदस्य होंगे वो भी उस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। और उसी एक्ट के तहत भी कमेटियां बनती है और वो ये निर्णय करती है। अब इसमें समस्या ये हो जाती है कि पेयजल उपभोक्ता को पक्ष रखने वाला कोई नहीं होता। जी जनप्रतिनिधि है तो उन पर भी कहीं ना कहीं दबाव होता है किसानों का, कोई ये एक बड़ा वोट बैंक वाला हो गया, इसलिए तो उसके आंसर वो विरोध में नहीं चले जाए, इसलिए वो भी उस तरफ बोलते हैं। जी अधिकारी इन पर भी दबाव रहता है और पेयजल उपभोक्ताओं का पक्ष रखने वाला एक भी व्यक्ति उस कमेटी में नहीं होता, और वहीं पर ये अन्याय की शुरुआत हो जाती है। जी आप जब दूसरे पक्ष को सुनेंगे ही नहीं तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की भी पालना नहीं हो पाती, और उसका परिणाम होता है कि कभी 1800 MCFT दिया जा रहा है, कभी 1500 दिया जा रहा है। जी जब बारिश नहीं होती है तब खेती के लिए कोई पानी नहीं जाता, और जब हो रही होती है तो 4000 MCFT, 4500 MCFT अलग अलग इसमें रहा है। नहीं, आप एक चीज और बता रहे थे, मापदंड निर्धारित नहीं किया। आप एक चीज और बता रहे थे कि जो पानी को स्टोर करने के लिए पीएचडी ने कभी कोई स्कीम है ही नहीं, उनके पास कोई ऐसा स्टोरेज टैंक है ही नहीं। इसकी जी। क्या वजह? स्टोरेज टैंक मतलब जितने हैं वो कैपेसिटी उनकी कम है और उन्होंने नए डेवलप नहीं किए। ये एक बड़ा त्रास रही है हमारे सरकारों की भी, जो भी रही। राजनीतिक इच्छा स्टोरेज शक्ति टैंक भी कमजोर रही आपकी, जो चुनिंदा रहनुमा है उनकी, पाली की जनता जिन्हें चुनती है। इसमें सभी फैक्टर हो सकता है सर। ये चाहे हम सारा बहुत राजनीति को दे दें, लेकिन कहीं ना कहीं नीति बनाने वाले प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी भी नहीं रहा। अब मैं एक सराहना करूंगा मैं मोदी जी के निर्णय की। उन्होंने एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया जिसके अंदर इरिगेशन, पीएचडी जितने भी महकमा थे सबको एकीकृत कर लिया। जी उसका फायदा ये हो गया कि उसी मंत्रालय को चिंता करनी कि भाई बांटना कितना है, स्टोरेज कितना करना है। और इस विभाग के मंत्री आपके पड़ोसी जोधपुर से ही सांसद रहे हैं पिछली बार, जी बिल्कुल। तो क्या काम कर पाए वो उस जल शक्ति मंत्रालय के तहत पाली में पानी को लेकर कुछ? पाली में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा पूर्व में जो काम घर घर नल से जल पहुंचाने का था, उसके अंदर सुदूर गांव में काफी काम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उस मंत्रालय की निर्भरता राज्य सरकार पर थी जो यहाँ पर पूर्व थी। और उस टाइम आपको याद होगा दिया मदेड़ा ने खुद ने जो कांग्रेस एमएलए थी, उन्होंने तत्कालीन पीएचडी मंत्री महेश जोशी पर विधानसभा में आरोप लगाया था कि ये काम नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो तालमेल का अभाव था उसके कारण से ये समस्या रही कि जो मिशन था वो पूरा मूर्त रूप नहीं ले पाया। लेकिन मैं उससे हटकर बात करूंगा यहाँ पर, यदि एकीकृत मंत्रालय यहाँ पर राजस्थान में भी होता है तो कहीं ना कहीं एक रूप में एक निर्णय होगा। पीएचडी इरिगेशन जो विवाद चलता है इन आपस में, जी इरिगेशन आरोप लगाता है हमारे जो परिवार, हमने एक लोक अदालत में लगा रखा है मेरा रुपये जी में इस जल बंटवारे को लेकर। जी उसमें मजाक की स्थिति ये है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट पीएचडी पर आरोप लगाता है कि साहब ये तो जल का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, पेयजल जितना रिजर्व रखा है, इसलिए वो पानी हमें दे दिया जाए। तो ये जो दो मंत्रालय को विवाद वाली स्थिति होती है वो भी टाली जानी चाहिए। उस पर सरकार को कहीं एक निर्णय करना चाहिए कि भाई जो स्थिति हो रही है दो विभागों में सामंजस्य नहीं है, किसान और जनता में तो बात की बात है, अब जो कोई विभाग उनमें सामंजस्य नहीं है तो वो एक बात है, तो कहीं ना कहीं निर्णय अच्छा होगा तो विशेष में होगा। रुपेश जी, आपने जो एक पत्र लिखा है इनको लेकर जल बंटवारा समिति को,
उस पत्र को देने के बाद में कोई आपको ऐसी उम्मीद है कि ये जो समिति बनी हुई है, जल बंटवारा की जो समिति बनी है, आपने जो अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को जो ये पत्र दिया है, आपको लगता है कि उस पर कोई नीतिगत कार्रवाई होगी? उनसे मिलने पर केवल आश्वासन तो बहुत अच्छे से मिला है कि जब भी बंटवारा होगा तब आपके इस पत्र को हम अच्छे से ध्यान में रखेंगे और उसको देखते हुए हम वहाँ पे बात करेंगे। लेकिन बात वही है कि पत्र है, फाइलों में दब जाता है, कौन उसे याद दिलाएगा? जी। और जब तक हमारी ओर से कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ पर अपना पक्ष नहीं रख सकेगा तब तक कौन उस चीज को सुनेगा? जाहिर सी बात है, प्रशासनिक अधिकारी है। पाली के आप दो अधिवक्ताओं ने ये मुद्दा उठाया है, लेकिन चूंकि पाली जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर 5 साल बाद अपना एक रहनुमा चुनता है, इस बार एक नया चुना है। ये बात दीगर है कि सरकार उनकी नहीं है, कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन सरकार बीजेपी की बन गई है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो पत्र आपने लिखा है पानी को लेकर, वहाँ पर पाली को कोई न कोई निजात मिलेगी? सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ में यही रही है कि इसके अंदर जो मेंबर्स बनते हैं समिति के अंदर, वो कमांड क्षेत्र के जो एमएलएज हैं वो है, पाली के विधायक तो उसके मेंबर भी नहीं हैं। जी। तो हमारे बात तो हमारा एमएलए भी नहीं रख सकता। जी जी जी, ये भी एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। जी, बहुत बड़ी अजीब स्थिति यही है कि हमारा पक्ष कौन रखे। आज हमें हर बार पानी पीने को चाहिए, जोधपुर से ट्रेन आ रही है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, जी तो जब परमानेंट सॉल्यूशन अगर इसका हो सकता है तो जी क्यों ना किया जाए। जी। निखिल जी, आप तो राजनीति से जुड़े हैं, अच्छे वक्ता हैं, आपको लगता है कि आपकी पाली के जो नेता हैं, अब जैसा कि रुपेश जी बता रहे हैं कि वो तो समिति में मेंबर भी नहीं है, तो फिर पाली की इस चिंता की बात कौन रखेगा? सिवाय आपके उस पत्र के अलावा कोई और है जो इसकी चिंता करे? नहीं, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से सांसद महोदय से भी निवेदन करूंगा, वो इसमें मेंबर हैं, जी तो मेरा ये निवेदन उनसे भी रहेगा और मैं पत्र भी उन्हें भी लिखूंगा सीपी चौधरी साहब को जी कि क्योंकि वो पूरे लोकसभा क्षेत्र के सांसद है, किसान भी उनके हैं और पेयजल उपभोक्ता भी उनके। और मैं बड़ी बात बताऊंगा, किसानों में जो पेयजल है वो केवल ऐसा नहीं वो शहरी क्षेत्र में जा रहा है, जी हमारे जो किसान भाई उन तक भी ये पेयजल पहुंच रहा है। तो जी पेयजल पर की निर्भरता किसानों की भी इसी जगह बांध पर है। जी केवल एक सिंचाई का एक वो बना के बताया जा रहा है एक तरह से सिंचाई, लेकिन जो पेयजल है चाहे शिवगंज के अंदर ये इसका पानी जा रहा है, जी शिवगंज के अलावा जैतारण तक जा रहा है, जो वर्तमान में ब्यावर जिले में पानी की इतना बड़ा विस्तार हो चुका है। सोचित विधानसभा में पानी जा रहा है, मारवाड़ जंक्शन में जा रहा है, जैतारण विधानसभा में जा रहा है, जी पानी तो था ही, जी और पूर्व में से जोधपुर तक जाता था। जी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस तक पानी पहुंचाने के लिए मैं तो माननीय सांसद महोदय से भी निवेदन करूंगा कि वो इसमें पेयजल उपभोक्ताओं का पक्ष को मजबूती से साथ रखे, वो इसके मेंबर है इस कमेटी में। जी। लेकिन ये बड़ी एक बात जो मेरे बार बार दिमाग में ये आ रही है कि पाली राजनीतिक तौर पर बीजेपी के साथ रहा है, लगातार ज्ञानचंद पारख वहाँ से विधायक रहे हैं, लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी बीजेपी से जा रहे हैं, बावजूद उसके पानी को लेकर, पाली को लेकर एक संजीदगी से काम नहीं हुआ, और आप दो युवा अधिवक्ता लगातार इस पानी को लेकर चिंता कर रहे हैं। तो वो जो चुनिंदा लोग हैं वो किस बिल में जा घुसे हैं? उन्हें पाली के लोगों की चिंता नहीं है? मैं ऐसा तो नहीं मानूंगा कि उन्हें चिंता नहीं है, और कहीं ना कहीं अभी जो ये पुनर्भरण की योजना है वो इन सभी जनप्रतिनिधियों के जो प्रयास किए उन्हीं का एक मूर्त रूप ले रहा है, उसी कारण से ले रहा है। हम इसमें यहाँ पर 4 बड़ी हौदिया जिसे कह सकते हैं, 200 MCFT की 4 हौदिया बनेगी इसके अंदर, जो नई पुनर्भरण योजना है उसके अंदर। जी तो एक बहुत बड़ा एरिया उसके कारण से सिंचाई के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगना है। तो हमारा ये था कि जब तक समय लगना है उसमें हो सकता है 3 वर्ष लगे, 4 वर्ष लगे, 5 वर्ष लगे, क्योंकि सरकारी योजना है, लंबा खींचने में हमारा इतिहास रहा है। तो तब तक के लिए हमारे जो व्यय है उसका निराकरण, इसलिए हमने कहा कि 2 वर्ष का एक पानी रिजर्व रहे, तो हल्की फुल्की बारिश यदि होती, मान लो किसी वर्ष कम भी होती है, तो उस स्थिति में हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। किसी को भी एक मिले कि हम 4 दिन में पानी देख रहे हैं, इसको पानी को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी होता है जैसे पानी आता है, PhD वाले ये रोजाना पानी देना चालू कर लेते हैं और 4-4 घंटे 5-5 घंटे देते हैं, और जैसे ही अकाल वाली से जो 4-4 दिन पानी नहीं आता, वाटर ट्रेन बढ़ानी पड़ती है। तो ये जो एक कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग का अभाव है, उसके भी और पानी कब तक पहुंचे, यही हमारा ध्येय है। जी निखिल जी, मैं अभी रुपेश जी से जो मेरी बात हो रही थी कि पत्र जो है वो तो फाइलों में दब जाएंगे, लेकिन मोदी का तो डिजिटल इंडिया है। उस डिजिटल इंडिया के दौर पे आप दोनों लोग
रुपेश जी और आप निखिल जी, आप दोनों लगातार पत्र लिख रहे हैं। मुझे याद है कि अभी कुछ टाइम पहले हमारा आपसे पॉडकास्ट हुआ था, बरसात का मौसम था, पाली की सड़कें गायब हो गई। आज एक अच्छा सा कार्टून भी आया था कि पाली में सड़कें ही नहीं है तो क्या जा उतर के क्या देखें। तो पाली में जो स्थिति है कि इस डिजिटल युग में आप पत्र लिख रहे हैं, तो फिर तो रुपेश जी का ये अंदेशा सही है कि वो तो फाइलों में दब जाएगा। आप उम्मीद करते हैं कि इस डिजिटल युग में वो पत्र कहीं फाइलों में आगे बढ़ेगा? सर कागज के बारे में कहावत है कि कागज दब जाएगा लेकिन कागज कोई मरता नहीं है। जी, तो ये शब्द अमर है। उम्मीद है कि जी शब्द अमर है, ये कहेंगे जो लिख दिया वो अमर है। कहीं ना कहीं देर समय जी काम जरूर होगा, ये मुझे विश्वास है। हो सकता है इस बार नहीं हो जी सकता है हम दबाव बनाने में जितना बनाना है उसमें कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन जी कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक मैसेज आएगा कि भाई हमें भी बोलना पड़ेगा। जी निखिल व्यास और रुपेश मिश्रा दो इंडिविजुअल से बोल रहे हैं तो उसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जी हमारे जनप्रतिनिधि बोलेंगे, हमारी जनता बोलेगी, तब जी जाकर एक बदलाव आएगा। जी हम तो वरना ठीक है हमारी आवाज तक जाएगी, 2 दिन में कितना चिल्ला लेंगे, कितना बोल लेंगे। जी। मैं अपने उन तमाम श्रोताओं को बता देता हूँ जो राजस्थान से नहीं हैं या राजस्थान के अलग अलग जिलों में रहते हैं। ये जोधपुर के पास हाल ही में नया संभाग बना पाली का, यहाँ पर जवाई बांध एक बहुत बड़ा लाइफलाइन है वहाँ के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए भी, किसानों के लिए भी, मवेशियों के लिए भी, जीव जंतुओं के लिए भी। इस पानी में, इस जवाई बांध में इस बार अच्छा पानी आया है और ये पानी का जब बंटवारा होता है तो इसमें पाली, जालोर और सिरोही तीनों झीलों के लाखों लोगों को फायदा होता है। अब चूंकि ये बंटवारा सही होता नहीं है, इस बंटवारे को लेकर जो बंदरबाट हो जाती है, उन्हीं को लेकर पाली के दो इन युवा अधिवक्ताओं ने एक बीड़ा ये उठाया कि उन्होंने कहा कि हमारी आवाज़ की पहली शुरुआत हम एक पत्र लिखते हैं। इन्होंने एक पत्र लिखा, राजस्थान की जल बंटवारे को लेकर जो जल नीति है उसको उन्होंने आधार बनाया, वो चिट्ठी उन्होंने लिखी है। और वो चिट्ठी अब जब भी इस तरह का बंटवारा होगा, ये पहली चिंता है जो इन दोनों ने जाहिर की है। आगे आने वाले टाइम में अगर हमें लगता है कि पाली के जो चुनिंदा रहनुमा, वो चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे भाजपा से, कांग्रेस से, हम उनसे सवाल ज़रूर करेंगे। और ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति है, जैसे कि रुपेश जी बता रहे हैं कि हमारे पाली के विधायक तो इस समिति में मेंबर भी नहीं है, तो फिर हमारी आवाज़ कौन उठाएगा? तो मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट जो आपकी श्रोताओं की अपनी आवाज़ है, उसके तहत हम आज इन दोनों लोगों की बातों को आप तमाम लोगों तक पहुँचाया। उम्मीद है कि जिम्मेदारों के कानों तक ये जाए, सरकार तक जाए और कोई न कोई इस पर एक ऐसा नीतिगत फैसला आए जिससे तमाम लोगों को फ़ायदा हो। रुपेश जी और निखिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और जल जैसे संजीदा विषय पर आप दोनों का ये जो दृष्टिकोण है ये कहीं न कहीं जाकर एक कामयाब हो, लोगों को आराम मिले, किसानों को आराम मिले, मवेशियों को आराम मिले, और एक जल को लेकर जो चिंता आप लोगों ने की है वो चिंता कहीं सुखद एहसास की तरफ हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी पीड़ा को अपना समझ कर जनता के साथ साझा किया। बहुत जी, आभार। उस पूरी पॉडकास्ट की अवधारणा निखिल जी जनमन गण है, ये लोगों की आवाज़ है, और हम आपकी आवाज़ को ही अपनी इस मंच के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं, उन जिम्मेदारों तक पहुंचाते हैं, उन प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, ताकि कोई न कोई नतीजा निकल कर सामने आए। इस जल पर, पानी पर जो आपका पत्र है, पानी है, पाली है, और ये जो चिंता है, इस पर हम फिर आपसे बातचीत करेंगे। रुपेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद निखिल जी, जो आपने ये एक अवसर दिया जिससे हमारी बात आगे तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत आभार। जी शुक्रिया।